आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं था, सरकार के एक इशू के खिलाफ था। बोलिए अब आप। ये पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ था, आइडियोलॉजी के खिलाफ था। अब मैं नहीं मानता कि अब विजय जी को कहाँ से रिसर्च आया कि वो पता लगा लिए कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर भी बच्चे वहाँ पर थे। मैंने देखा नहीं है और मैंने ऐसा पढ़ा भी नहीं है। दूसरी बात, किसके आधार पर आप आंदोलन का आप मूल्यांकन करते हैं? आप मूल्यांकन करते हैं कि उनका स्लोगन्स कौन है। दूसरा आधार हमारा होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन लोग हैं। तीसरा आधार होता है कि उनको बैक सपोर्ट देने वाले कौन हैं। चौथा आधार है कि उनका आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस कहाँ कहाँ से है आपको। ये 4 पैरामीटर्स हमको मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन किसके खिलाफ था और क्यों था। यदि आप उनके नारे को देखें तो आपको बहुत साफ साफ लगेगा कि वो एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी राइट विंग, जिसमें आरएसएस को भी गालियां थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली नहीं थी। और दीपिके ने जो मंच से भाषण दिया था उसमें उसने खुले तौर पर आरएसएस को कोसा था। इसलिए ये किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जिसे मैं स्लोगन्स की मैं बात कर रहा था। दूसरा, उस आंदोलन को सपोर्ट देने वाले कौन कौन थे। जो किसान आंदोलन के साथ खड़े थे उस समय, जो शाहीन बाग के साथ खड़े थे उस समय, वे सारे लोग इस आंदोलन के साथ भी खड़े थे। स्टूडेंट यूनियन में देखें तो आयशा, बामसा, अम्बेडकराइट्स, समाजवादी पार्टी के गुंडे, मैं फिर कहूंगा तो इस पर एतराज होगा, समाजवादी पार्टी ने 500-500 का जत्था उत्तर प्रदेश से बुलवाया था इस आंदोलन में शरीक होने के लिए। ऐसी खबर भी छपी है, अखबारों में छपी है पूरी तरीके से। तो कौन सपोर्ट दे रहा था? अब इसको हम फिर कहें कि वो आइडियोलॉजिकली लेफ्ट, वो आइडियोलॉजिकली नहीं था, तो फिर तो कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ना। हम एक तरफा बोल देंगे ना कि ये आंदोलन नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन इसके कहने के पीछे एक तर्क भी तो हमारे पास होना चाहिए, फैक्ट भी तो हमारे पास होना चाहिए। अरुंधति राय राष्ट्र विरोधी नहीं है तो और क्या है भाई? जो कहता हो कि कश्मीर का सेसेशन हो जाना चाहिए, उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इस देश के सभी जो सब नेशनलिटीज हैं उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और उसको पुरस्कृत करके ऐसा यहां पर बनाया जा रहा है जैसे वो पता नहीं वो एंटी नेशनल नहीं है। तो क्या भाई वो एंटी नेशनल है? यदि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संगीत रागी एक बात बोल दे टिप्पणी तो वो क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। आप इन दोनों की बहस पर आपको क्या कहना है? एक लाइन जोड़ दूं केवल। एक तो ये कि वैसे मैं बहुत सारे परिचित लोगों को जानता हूं जो राइट विंग के हैं, उनके बच्चे लोग वहाँ थे, लेकिन वो तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, उसको तो आप सबूत नहीं मान सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक एमपी है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उनकी बिटिया ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने खुशी जताई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर और कहा कि भाई ये सरकार हार गई। फिर उसके बाद नाम ले सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं, नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं हमेशा नाम से बचता हूँ, नाम को इंपॉर्टेंट नहीं होता, इशू की बात है। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सांसद को कहा गया कि अपनी बेटी को कहें कि वो ट्वीट डिलीट करे। ठीक है, सांसद ने बेटी को कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये उसमें ट्वीट में कहा है, बेटी ने उस राय को, सांसद की राय को रीपोस्ट दोबारा से पोस्ट किया कि मेरी मदर को कहा गया है कि हाँ, और मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ। तो ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, इंडिविजुअल केसेस है। एक लाइन जरूर बोलूंगा। नहीं तो इंडिविजुअल मैं तो ऐसे 100 परिवार बता रहा हूं। एक इंडिविजुअल को लेकर के अपवाद को नियम के रूप में परोसना, ये भी नहीं। एक बात और मैं भी कह दूं इसमें, क्योंकि मेरी भी लगातार बात हो रही थी, तो मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो मोदी सपोर्टर्स जिनको आप कह सकते हैं, लेकिन इस इशू पर अपने बच्चों के दबाव में उनको भी लगा कि नहीं इस्तीफा तो होना चाहिए। ये एक फीलिंग तो बन रही थी। अरे भाई अरे सरकार को ना लग रहा तो सरकार क्यों बातें मानती? अरे हमारे 2 लोगों की बातें मान लेते पहले से। लेकिन इसलिए मैंने कहा आपको अंतर करना पड़ेगा। इशू तो ठीक है, इशू ऐसा था जो सबको छूता था, लेकिन जिनका मूवमेंट था वो भी क्या एक आइडियोलॉजी के थे। ये बड़ा अच्छा आपने कहा, और प्रोफेसर साहब ने एक बात कही तो नहीं तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि दोनों विद्वजन बोल चुके हैं, कुछ बचा नहीं। सर समय हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूं, मैं सिर्फ 3-4 लाइनें बोल देता हूं। एक तो ये कि दोनों लोग ठीक कह रहे हैं, ये आंदोलन पूरी तरह से इस देश की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ था, इसीलिए 20 दिन तक वहां 400 लोग इकट्ठा थे। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हुई, जो लोग जैसे
हम भी यहां से ये कह रहे थे, साथ में लगभग सब लोगों की यही राय थी कि धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देना चाहिए। वो लगा कि वो नहीं हुआ। जो भाजपा का समर्थक वर्ग था वो सबसे ज्यादा कह रहा था कि भाई ये होना चाहिए। इशू के आधार पर वो मिले। और उसका एक उदाहरण मैं कल दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में था। मैंने जब ये बात वहां बताई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। वो सब के सब लोग मूल रूप से उसी विचार के थे। तो ये 2 लेयर का आंदोलन था, इसीलिए दोनों लोग लड़ रहे हैं। एक लेयर थी जो 20 दिन तक चला, जिसमें 400 से 500 लोग से ज्यादा हुए नहीं, जिसमें इसकी जो लीडरशिप है वो एंटी ये वाली जो आइडियोलॉजी है, जिसको आप जिस नाम से बुलाना चाहते हैं, राइट विंग ठीक है, राइट विंग समझ में आता है, उसके खिलाफ वो एंटी राइट तो विंग मैं इसीलिए करो ये स्पष्ट करना। और जहां तक रही बात की भाजपा के लोगों के बच्चे, तो मैं तो बार बार कहता हूं इधर वाले तो कट्टर होते नहीं, वो तो लिबरल वाले कट्टर होते हैं। इधर वाले बड़े उदार होते हैं, विषय के आधार पर मोदी का समीर जी एक बात विषय के आधार पर समर्थन समर्थन करते हैं। नहीं, मुझे लगता है इशू तो महत्वपूर्ण था, इसमें कोई दो राय, लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग आंदोलनकारी थे, जिन लोगों ने इसको पूरा मूवमेंट को बनाया, वो एंटी मोदी थे और एंटी राइट विंग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से वहाँ नारे लगे, जिस तरीके से स्लोगन चले, जिस तरीके से वहाँ बैठ के संगोष्ठी आयोजित की जाती थी कि भविष्य में क्या करना है सरकार के खिलाफ और कैसे मूवमेंट बनाना है, कि लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, तो मुद्दा उनको अच्छा मिल गया था। मुद्दा ऐसा सबसे जुड़ा हुआ था, उसका उनको फायदा मिल गया।